फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी उपायों को समझेंगे। साथ ही साथ हम न्यू रियलिज्म के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो 10 मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी लाया है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी व्याख्या के साथ में रहेंगे और इसके जितने भी थिंकर हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट बुक्स को भी हम देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। और जो मुख्य अवधारणा है इसको समझते हैं पहले और फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, नव यथार्थवाद जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद यानी कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से केनेथ वाल्ज ने अपनी पुस्तक, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था और इनके पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके माध्यम से किया था। यह परंपरागत यथार्थवाद, जिसके मुख्य विचारक हंस जे मॉर्गनथौ थे, से इस मामले में अलग है कि यह संघर्ष का कारण मानव स्वभाव को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना को मानता है। यह मुख्य बात आप याद रखेंगे जो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद को अलग करता है कि जो यथार्थवादी विचारक थे वो संघर्ष का जो कारण है वो मानवीय स्वभाव को मानते थे, जबकि जो नव यथार्थवादी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संरचना है इसको संघर्ष के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक मानते हैं। इसके बाद में नव यथार्थवाद के जो प्रमुख लक्षण है, इसके जो की फीचर है, इसकी अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम इसके स्ट्रक्चरल फोकस को देखते हैं, दृष्टि को देखते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद संघर्ष का कारण मानव स्वभाव को मानता है, जबकि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। केनेथ वाल्ज का तर्क है कि राज्य बुरा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना उसे संघर्ष के लिए मजबूर करती है। जो दूसरा मेन फीचर है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, इसका अर्थ है अव्यवस्था नहीं बल्कि विश्व सरकार का अभाव है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा सिस्टम नहीं है। जैसे कि किसी देश में एक सरकार होती है जो उस देश को सुचारू रूप से चलाती है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसी सरकार नहीं होती है जो कि पूरे विश्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगी। चूँकि राज्यों के ऊपर कोई पुलिस या सर्वोच्च सत्ता भी नहीं होता है, इसीलिए व्यवस्था यानी कि स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प प्रणाली पर जो है आधारित होता है। थर्ड है सुरक्षा को प्राथमिकता दिया गया है। यथार्थवाद के लिए शक्ति साध्य है लेकिन नव यथार्थवाद के लिए जो है सुरक्षा साध्य है। राज्य शक्ति चाहते हैं ताकि वे अपनी अस्तित्व को बचा सके। फोर्थ है सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा। यह एक चक्र है जहां एक राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि हथियार खरीदना, दूसरे राज्यों में असुरक्षा पैदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप एक हथियार प्रतिस्पर्धा आर्म्स रेस की शुरुआत होती है। भले ही कोई भी राज्य युद्ध नहीं चाहता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप युद्ध नहीं चाहते हैं, आप सेल्फ सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए आप हथियार बना रहे हो, परंतु जो सामने वाला जो दूसरा राज्य है उसको ये नहीं पता कि आप युद्ध नहीं चाहते हैं। वो तो यही सोचेगा कि आप अगर आर्म्स बना रहे हो तो दूसरे राज्य में इस प्रकार की गतिविधि फिर आरंभ कर देते हैं। फिफ्थ है निरपेक्ष बनाम सापेक्ष लाभ, रिलेटिव गेन्स की बात होती है। नव यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य केवल यह नहीं देखते कि उन्हें कितना फायदा हुआ है, बल्कि वे सापेक्ष लाभ की चिंता करते हैं। वे हमेशा यह गणना करते हैं कि दूसरे राज्य को मुझसे अधिक लाभ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लाभ भविष्य में उनके विरुद्ध सैन्य शक्ति बन सकता है अगर सामने वाला राज्य अगर अधिक मजबूत हो गया तो। सिक्स्थ है ध्रुवीयता और स्थिरता, पोलैरिटी एंड स्टेबिलिटी। केनेथ वाल्ज ने तर्क दिया कि द्वितीय व्यवस्था यानी कि दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है बाइपोलैरिटी बहुध्रुवीय व्यवस्था से अधिक स्थिर है, यानी कि विश्व स्तर पे जो दो शक्तिशाली ध्रुव हो वो अधिक सुटेबल है। किससे कि अलग अलग जो बहुध्रुवीय विश्व अगर होगा तो वहाँ पे अलग अलग देश जो है अधिक शक्तिशाली होंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ दो ही ऐसा गुट या दो ही ऐसा देश हो जो कि अधिक मजबूत हो। इसको इन्होंने सुटेबल माना, स्थिर माना है। शीत युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि जब केवल दो बड़ी शक्तियां होती है तो शक्ति का संतुलन अधिक स्पष्ट और प्रबंधनीय होता है।
इसके बाद में क्षमताओं का वितरण की बात करते हैं। ये सभी राज्य समान कार्य जैसे कि रक्षा, कर संग्रह करते हैं, लेकिन उनकी क्षमताओं में जैसे कि सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता और तकनीक में अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों का स्थान उनकी क्षमताओं के आधार पर तय होती है। अब नव यथार्थवाद के दो प्रकार को भी हम देखते हैं, जो इसके स्टैंडर्ड्स को हम देखते हैं, जिसमें पहला है रक्षात्मक यथार्थवाद, जिसे डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नव यथार्थवाद की एक प्रमुख उपशाखा है ये। इसके सबसे बड़े जो समर्थक है वो केनेथ वॉल्थ है, और यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना राज्यों को शक्ति के बजाय सुरक्षा की खोज के लिए मजबूर करती है। इसका जो मूल तर्क था कि रक्षात्मक यथार्थवादियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होता है, लेकिन यह राज्यों को आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। राज्य केवल इतनी शक्ति हासिल करना चाहते हैं जो उनके अस्तित्व और यथास्थिति यानी कि स्टेटस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। जो सेकंड चीजें हैं, सुरक्षा अधिकतम करता, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। राज्य शक्ति के भूखे नहीं होते हैं, बल्कि वे अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। यथास्थितिवादी राज्य, स्टेटस को स्टेट। अधिकांश राज्य वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होते हैं और वे युद्ध के जोखिम से के बजाय संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं। अत्यधिक शक्ति का डर। रक्षात्मक यथार्थवाद मानता है कि यदि कोई राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है तो दूसरे राज्य उसके खिलाफ गठबंधन बना ले, जिससे वह राज्य और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अब जो थर्ड जो है वो है सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा। यह रक्षात्मक यथार्थवाद की सबसे केंद्रीय अवधारणा है। जब एक राज्य अपनी रक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है तो दूसरा राज्य इसे अपने लिए खतरा मान लेता है। परिणाम स्वरूप दूसरा राज्य भी हथियार जुटाता है। अंततः दोनों राज्य पहले की तुलना में कम सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही उनका इरादा हमला करने का न हो। रॉबर्ट जर्विस कहते हैं अपनी बुक में, जिसको उन्होंने विस्तार से लिखा, प्रिस्क्रिप्शन एंड मिसप्रिस्क्रिप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक का नाम याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है रॉबर्ट जर्विस का। इसके बाद में हम देखते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म को, आक्रामक यथार्थवाद को। नव यथार्थवाद की यह शाखा जो है, जो मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना राज्यों को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मजबूर करती है। इसके प्रमुख प्रतिपादक जो रहे हैं वो जॉन मर्सियामर रहे हैं। जॉन मर्सियामर से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ रक्षात्मक यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य केवल सुरक्षा चाहते हैं, वही आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य तब तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते जब तक वे क्षेत्रीय वर्चस्व को हासिल न कर लें। आक्रामक यथार्थवाद के जो मुख्य स्तंभ है, इसको अगर हम देखें तो जिसे कि जॉन मर्सियामर ने अपनी पुस्तक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में 5 बुनियादी मान्यताएं दी इन्होंने आक्रामक यथार्थवाद से संबंधित। पहला इन्होंने ये बताया, अराजकता से संबंधित बताया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के ऊपर कोई शासक नहीं होता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजक है। दूसरा इन्होंने बताया ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात की इन्होंने। सबसे बड़ी शक्ति के पास एक दूसरे को नष्ट करने की सैन्य क्षमता होती है, यानी कि आक्रामक क्षमता होती है देशों के मध्य में, जो एक दूसरे को खत्म कर सके। जो तीसरा है अनसर्टेनिटी की बात करता है, यानी कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य के भविष्य के इरादों के बारे में 100% निश्चित नहीं हो सकता है। इसके बाद में अस्तित्व की बात करते हैं, यानी कि राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य जीवित रहना है, यानी कि अपने स्टेटस को बनाए रखना है। जो फिफ्थ है वो है रेशनैलिटी, तर्कसंगतता, यानी राज्य रणनीतिक रूप से सोचते हैं और वे अपनी सुरक्षा को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम प्रमुख अवधारणा की बात करें तो ये शक्ति का अधिकतमकरण की पावर मैक्सिमाइजर की बात करते हैं, यानी कि आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार शांति का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इतने शक्तिशाली बन जाएं कि कोई आप पर हमला करने की हिम्मत ना करे। राज्य केवल सुरक्षा नहीं चाहते, वे वर्चस्व चाहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया क्षेत्रीय वर्चस्व बनाम वैश्विक वर्चस्व। मीरस्यामर का तर्क है कि वैश्विक वर्चस्व हासिल करना लगभग असंभव है, और इसीलिए राज्य क्षेत्रीय वर्चस्व, जैसे अमेरिका का पश्चिमी गोलार्ध में वर्चस्व
हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी अन्य क्षेत्र यानी कि एशिया या यूरोप में कोई दूसरा जो है वर्चस्वशाली बन करके ना उभरे। जो थर्ड चीज़ें हैं ये बात करते हैं बक पासिंग बनाम बैलेंसिंग की बात करते हैं। ये यानी बक पासिंग से तात्पर्य है, अब इसको अगर हम देखें, यानी कि जब एक राज्य किसी उभरते खतरे को रोकने की जिम्मेदारी दूसरे राज्य पर डाल देता है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देखा गया। और बैलेंसिंग की अगर बात करें तो जब राज्य मिलकर के एक शक्तिशाली राज्य के खिलाफ गठबंधन बना लेते हैं, इसी को बैलेंसिंग कहा गया। अब नव यथार्थवाद की प्रमुख आलोचना को अगर हम देखें तो रचनावादी इनकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध आलोचना जो है जिसका नेतृत्व कौन करते हैं रचनावादी में, तो अलेक्जेंडर वेंट करते हैं। अब ये कहते हैं, वेंट ने अपने लेख एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट 1992 में कहा कि अराजकता कोई स्थिर या पहले से तय की गई चीज नहीं है। यदि राज्य एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं तो अराजकता सिर्फ संघर्ष कहलाएगी, लेकिन अगर राज्य एक दूसरे को दोस्त मानते हैं तो वही अराजकता सहयोग कहलाएगी। इसलिए संरचना नहीं बल्कि विचार और पहचान जो है यह महत्वपूर्ण होता है। जो दूसरा आलोचक है इसका जो वो है नव उदारवादी आलोचक, जिसमें कि रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई जैसे विद्वान ने नव यथार्थवाद को अधूरा बताया है। इनका तर्क है कि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूएन और डब्ल्यूटीओ और आर्थिक अंतर्निर्भरता की शक्ति को नजरअंदाज करता है। वे मानते हैं कि संस्थाएं अराजकता के प्रभाव को कम कर सकती है और राज्यों को सहयोग के लिए मजबूर कर सकती है, जिसे नव यथार्थवाद स्वीकार नहीं करते हैं। थर्ड है आलोचनात्मक सिद्धांत और मार्क्सवादी कहते हैं कि जिसमें कि रॉबर्ट कॉक्स ने नव यथार्थवाद की सबसे कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि नव यथार्थवाद को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी कहा और जो केवल वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। और मुख्य जो तर्क था इसमें कि यह सिद्धांत यह नहीं पूछता कि यह व्यवस्था बनी कैसे और यह किसके फायदे के लिए है। और कॉक्स के अनुसार सिद्धांत हमेशा किसी के लिए और किसी के उद्देश्य के लिए होता है। अब नारीवादी आलोचना को अगर देखें, जिसमें कि जे एन टिनकर जैसे विचारक का तर्क है कि नव यथार्थवाद का सुरक्षा और शक्ति का नजरिया बहुत ही पुरुषवादी है। इन्होंने मुख्य बिंदु यह बताया कि यह सिद्धांत केवल सैन्य सुरक्षा की बात करता है, जबकि मानवीय सुरक्षा को पूरी तरह से छोड़ देता है। दोस्तों आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, महत्वपूर्ण बुक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, केनेथ वॉल्ज के संरचनात्मक यथार्थवाद के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के 3 तत्व क्या है? तो दोस्तों इसका जो 3 तत्व है वह है शक्ति, नैतिकता और हित। केनेथ वॉल्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना की जो चीज़ें हैं वो है अराजकता पहला था, दूसरा है यानी कि विश्व में कोई सरकार नहीं है, इसके बाद में इकाइयों का प्रकार यानी सभी राज्य समान कार्य करते हैं, और तीसरा है क्षमता का वितरण यानी कि राज्यों की शक्ति में जो है अंतर है आपस में जो है। इसके बाद में अगर हम एनार्की जो व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, अराजकता वो है जो राज्य उसे बनाते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन जो है अलेक्जेंडर वेंट का है, जो कि इन्होंने न्यू रियलिज्म के आलोचना संबंधित इन्होंने ये बुक जो है लिखा था और ये स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद में सुरक्षा दुविधा की अवधारणा को सबसे पहले किसने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो दोस्तों इसे सर्वप्रथम जो है जॉन हार्ट के द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्षात्मक यथार्थवाद का समर्थक है? डिफेंसिव रियलिज्म का जो समर्थक है वो केनेथ वॉल्ज है, डिफेंसिव रियलिज्म के समर्थक हैं ये। केनेथ वॉल्ज रक्षात्मक यथार्थवादी हैं क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य केवल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व बनाना चाहते हैं, वे बिना वजह शक्ति बढ़ाकर दूसरे को चुनौती देना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन मर्सियामर के आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? दोस्तों इनके अनुसार राज्यों का जो अंतिम लक्ष्य है वो है क्षेत्रीय वर्चस्व को हासिल करना। जॉन मर्सियामर के अनुसार दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए वैश्विक वर्चस्व कठिन है। राज्य अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें जो है चुनौती न दे सके। सिक्स्थ प्रश्न है, बैलेंस ऑफ थ्रेट का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दोस्तों स्टीफन वोल्ट के द्वारा दिया गया। वोल्ट ने शक्ति के संतुलन में सुधार किया और उन्होंने कहा कि राज्य
केवल शक्ति नहीं देखते बल्कि वे उस देश के खिलाफ गठबंधन बनाते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कथन दिया गया है, कथन 1 है नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान के रूप में देखता है और तर्क इसका यह है कि यह संघर्ष का कारण मानव स्वभाव के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को देखता है। दोस्तों तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है रॉबर्ट कॉक्स ने यथार्थवाद और नव यथार्थवाद को किस श्रेणी के सिद्धांत में रखा है? तो दोस्तों इसे समस्या समान सिद्धांत के तहत इन्होंने रखा। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार यथार्थवाद केवल वर्तमान समस्याओं को हल करने की करके मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, यह व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता है। दोस्तों रॉबर्ट कॉक्स एक मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने आलोचना किया नव यथार्थवाद का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केनेथ वॉल्ट द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों केनेथ वॉल्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसमें इस पुस्तक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि इन्होंने 1900 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि 1989 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद में 1979 में लिखा था। 10th प्रश्न है बक पासिंग की रणनीति का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका जो अर्थ है किसी खतरे को रोकने की जिम्मेदारी दूसरे राज्य पर डाल देना। यह एक रणनीति है जहां एक राज्य किसी उभरते हुए खतरे को रोकने की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय किसी दूसरे राज्य के ऊपर में डाल देती है। दोस्तों ये 10 के 10 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।